अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कोर्सेज, इनके लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर राना आसफ शहजाद अली। आज हमारा वीक नंबर 5 और इसी मुनासबत से लेक्चर नंबर भी 5 है, फाउंडेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के इशू में हमारे जो आज के टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्लानिंग होती क्या है, प्लानिंग कहते किसे हैं, और मैनेजरियल प्लानिंग कैसे होगी। स्टूडेंट्स, पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू इस टॉपिक का ले लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग की ज़रूरत कब कब पड़ती है, प्लानिंग, इफ़ेक्टिव प्लानिंग से कौन कौन से मकासद को अटेन किया जा सकता है, और एक अच्छी प्लानिंग होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव एज के अंदर कौन कौन से एडवांटेजेस हासिल कर सकती है और ऑर्गेनाइजेशन इससे क्या बेनिफिट हासिल कर सकती है। सबसे पहले तो हम ये इसमें देखेंगे कि प्लानिंग है क्या चीज़, डिफाइन प्लानिंग। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग क्या होती है, यानी आज के दौर में जो फॉर्मल यानी रवायती प्लानिंग है वो कैसे की जाती है, और अगर आपको इमरजेंसी की कंडीशंस का सामना हो तो इनफॉर्मल प्लानिंग यानी गैर रवायती प्लानिंग कैसे होती है। फिर हम ये देखेंगे कि इसके पर्पसेस क्या होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्लानिंग की ज़रूरत कब कब पड़ती है। आप सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बुनियादी तौर पे जो मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं इनकी तादाद 4 है, और इनके अगर हिरार्की देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे प्लानिंग का ही इशू आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की, डायनामिक मैनेजमेंट की जो बुनियाद है वो फर्स्ट स्टेप ही इसका प्लानिंग है। तो हमारा इस लिहाज से और इस हवाले से हमारा आज का लेक्चर जो है वो बहुत अहम होगा। फिर हम ये देखेंगे कि इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं और इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस का। ज़ाहिर सी बात है कि प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस का जो आपस में रिलेशन है वो बड़ा गहरा है। प्लानिंग बेसिकली आपके लिए एक चार्टर होता है, एक एक्शन प्लान होता है, जिसको आप तमाम हालात की, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करने के बाद उसको आप मुतय्यन करते हैं, उसको सेट करते हैं, और उसके अंदर वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पे रखी जाती हैं, जैसे जैसे और जिन जिन चीज़ों की और जिन जिन एक्टिविटीज़ की, जिन जिन ऑपरेशंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। और प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, और चाहे सर्विस बेस्ड हो। आगे बढ़ते हुए हम इसका डिटेल देखते हैं कि हाउ टू मैनेज अ प्लान। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम ये देखेंगे कि मैनेजर्स प्लानिंग कैसे करते हैं, और डिफाइन गोल्स एंड प्लान्स। अब दो चीज़ें यहाँ पे आ गई, गोल्स क्या चीज़ होती हैं और प्लान्स क्या होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि प्लान्स तो हम अपनी उन हिकमत अमली को कहते हैं जो अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और एक ऐसा शेड्यूल तरतीब देते हैं कि जिसके मुताबिक हमने अपने काम को, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। जबकि गोल उन मकासद को कहा जाता है जो कि किसी भी प्लान का एंड रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें दोनों में, यानी प्लान्स के अंदर और गोल्स के अंदर एक बड़ा यूनिक और करीबी ताल्लुक़ होता है। और अगर प्लान जो है एज़ इट इज़ उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए जैसे आपने इसको सेट किया होता है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो इसके अंदर आपने मकासद सेट किए होते हैं वो भी अटेन होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले स्टेप पे, चूँकि मैं अभी थोड़ा सा तायराना से जायज़ा ही लूँगा कि हमने क्या कुछ करना है। जब सारे टॉपिक्स आगे आएंगे तो फिर आपको पता चलता जाएगा कि हमने इसके लिए कौन कौन से टारगेट्स और कौन कौन सी चीज़ें सेट की थी कोर्स आउटलाइन के अंदर। फिर हम ये देखेंगे एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स, यानी गोल सेट कैसे किए जाते हैं। जब आपके सामने आपके मकासद होते हैं तो फिर उसके मुताबिक जो आपने अपनी पीयर्स के साथ, अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर जो प्लानिंग करनी होती है तो उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या है इसके मतलब, और ट्रेडिशनल गोल सेटिंग थीरी क्या कहती है, और इसी तरह फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स एंड चेन। यानी ये जो मरहला है प्लानिंग का, ये स्टार्ट तो प्लानिंग से होता है, तो ये एंड कहाँ पे होगा जाकर। डेफिनेट सी बात है, ये जो आपने गोल सेट किए होते हैं इन गोल्स पे होगा, और उसके बाद ये चेक किया जाएगा
कि हमने जो गोल सेट किए थे आया कि वो अचीव हो गए हैं या नहीं हुए। फिर हम ये देखेंगे डिस्क्राइब द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये बेसिकली उन हालात में भी ये प्लानिंग को इस्तेमाल किया जाता है जब आपको गैर मामूली हालात का सामना हो या जैसे आपके सामने हालात हों। अगर आप देखते हैं बिज़नेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ़ किस्म की इकोनॉमिक कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर बूम की कंडीशन है तो उसके मुताबिक मैनेजमेंट कर लेंगे, अगर आपको रिसेशन का सामना है तो आप उसके मुताबिक मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट जो है ये एक रिजिड चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट हमेशा डायनामिक और पोटेंशियल नेचर की होती है। जैसे जैसे हालात के अंदर तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही होती हैं, हम अपने प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी वैसे वैसे तब्दीलियाँ करते हैं, और अगर हम वो तब्दीलियाँ अपनी प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट ना करवाएं तो हमें बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। फिर देखेंगे डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिज़ाइन गोल। जो अच्छे गोल्स होते हैं इनके अंदर किन किन खसूसियात का होना ज़रूरी है। और फिर एक्सप्लेन द स्टेप्स इन गोल सेटिंग और सेटिंग गोल प्रोसेस, यानी जब हम गोल सेट करते हैं तो हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ सकता है, और कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स जो कि प्लानिंग के इशू पे असरअंदाज हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह आखिरी टॉपिक जो हमारा होगा वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होंगे कि प्लानिंग के अंदर हमें किन किन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि प्लानिंग है क्या। हम अपनी इस लेक्चर की जो स्टार्ट है वो प्लानिंग की डेफिनेशन से ही करेंगे कि प्लानिंग कहते किसे हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, प्लानिंग मीन किसी चीज़ को प्लान करना, किसी चीज़ की मनसूबाबंदी तैयार करना। जब आप हालात की स्कैनिंग कर लेते हैं, तमाम डेटा आपके सामने होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस आपके सामने होती हैं, आपको अपनी मैनेजमेंट टीम का पता होता है, तो फिर आप उनकी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो चीज़ों के मतलब प्लान करते हैं। तो प्लानिंग होती क्या है बेसिकली, पहले हम इसको ये देखेंगे। अब प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी यानी एक मैनेजर की बुनियादी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स, जो कि जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं। डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, आप पहले ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के मकासद क्या है, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं। मैं इससे पहले भी ये बता चुका हूँ, आया कि वो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग नौइयत की हो, सर्विस बेस्ड हो या ट्रेडिंग बेस्ड हो, लेकिन उनके कुछ गोल्स ज़रूर होते हैं। तो मैनेजर्स ने पहले डिफ़ाइन करना होता है और डिसाइड करना होता है कि हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमारे मकासद क्या हैं। सेकंड स्टेप पे एस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रेटजी, फिर हमें एक कंप्लीट हिकमत अमली वज़ा करनी होगी फॉर अचीविंग दोज गोल्स, कि जो गोल्स हमने पहले मरहले के ऊपर सेट कर लिए हैं उनको अटेन कैसे करना है। डेवलपिंग प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एक्टिविटीज़, और फिर ये मनसूबाबंदी भी करनी है। डेफिनेट सी बात है कि जब आपने प्लानिंग कर ली है और कुछ मकासद सेट कर लिए हैं तो मकासद को अटेन करने के लिए भी आपको हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ती है। तो उस हिकमत अमली के अंदर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी तो डिसाइड करना है कि कौन कौन शख्स क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा, तो ये चीज़ें तय कर ली जाती हैं। अब इस प्लानिंग की इशू को अगर एक सिंपल वर्ड में हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका मकसद ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती हैं तो अपनी मिशन स्टेटमेंट को सामने रखते हुए उनके सामने कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमारी गुफ्तगू हुई थी कि क्लासिकल व्यू ये कहता है कि ज़्यादातर बिजनेस इंस्टीट्यूशंस या अदारे इसलिए बनाए जाते हैं कि वो अपने मालकान को या ऑनर्स को प्रॉफिट कमा के देते हैं, और साल हर साल उनका यही इशू रहता है। लेकिन सोशियो इकनॉमिक व्यू क्या है इस चीज़ के मतलब कि आप प्रॉफिट ज़रूर कमाएं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट हैं लोग, जो आपकी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है या आपकी लेबर टीम का हिस्सा है या आपकी सोसाइटी है, आपकी उन एक्टिविटीज़ से या उनसे हासिल होने वाली आमदन पे उनका भी कुछ राइट होता है। तो उनको भी आपने एक सोसाइटी के एक्टिव पार्ट होने की हैसियत से आप उनके जो मकासद हैं या उनके जो फलाह है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे। तो प्लानिंग जो है ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है कि आप जो कंपनी अपने गोल सेट करती है उन गोल्स की अटेनमेंट करने के लिए जो अपनी मनसूबाबंदी जो है तरतीब देती है, और उस मनसूबाबंदी के अंदर अपने जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं या उनकी एक्टिव मैनेजमेंट है या उनकी लेबर है या उनकी ह्यूमन कैपिटल है उनको अरेंज करती है और उनको
स्पेसिफाई करती है कि उन्होंने इस गोल की अचीवमेंट के लिए कौन कौन सी अपनी जो ड्यूटीज़ है वो पूरी करनी है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। स्किल बेस्ड उनकी ड्यूटीज़ जो है वो मुख्तस की जाती है। प्लानिंग होती कितनी किस्म की है, तो यहाँ तो हमने पहले स्टेप पे ये देख लिया कि प्लानिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग कितनी किस्म की होती है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को ड्यूरिंग देयर बिज़नेस आवर्स मुख्तलिफ़ किस्म की इकोनॉमिक कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे जैसे हालात उनके सामने होते हैं तो उनके प्लानिंग मॉड्यूल्स के अंदर भी वैसे वैसे तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं। और अच्छे मैनेजर्स वही होते हैं कि जिनकी बड़ी क्लोज आई होती है कि जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो तब्दीलियां वाक़ई हो रही होती हैं उसके ऊपर उनकी नज़र होती है। और जैसे ही माहौल तब्दील होता है, यानी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी पॉलिसीज़, उनकी वर्किंग, उनके काम इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह कंपनी का एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है और वो लोग भी कंपनी की वर्किंग के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। मसलन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जो असरअंदाज हो सकती हैं आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। इसी तरह आपके क्रेडिटर्स होते हैं, इसी तरह आपके डेटर्स होते हैं। डेटर जिनसे आपने पैसे निकलवाने होते हैं तो उनसे जो पैसे लेने होते हैं वो पहले से तयशुदा शेड्यूल होता है, और अगर वो शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाए तो फिर डेफिनेट सी बात है कि आपका प्लानिंग जो फैक्टर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको इतनी उसके अंदर गुंजाइश रखनी चाहिए कि अगर किसी वक्त आपकी इन दो पॉलिसीज़ के अंदर कोई फ़र्क आता है, कोई डिफरेंस होती है या डेविएशन होती है, तो आपके पास उसका एक सेकंड प्लान या प्लान बी होना चाहिए जो कि पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, जिसके ऊपर आपकी मैनेजमेंट जो है वो वर्किंग करके रखती है। प्लानिंग दो किस्म की होती है, इनफॉर्मल यानी गैर मामूली हालात का जब सामना होता है, और दूसरी होती है फॉर्मल जो कि मामूली हालात के लिए होती है। ये जो मामूली हालात के लिए आपकी प्लानिंग होती है इसको स्टैंडिंग प्लानिंग भी कहा जाता है, जो आम हालात में जो होती है और जिसके लिए आपके पास ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। जबकि इनफॉर्मल प्लानिंग वो होती है जो गैर मामूली हालात के अंदर आपको ये जो है परफॉर्म करना पड़ सकती है। मसलन नॉट रिटन डाउन, इसको लिखा नहीं जाता है। जो चीज़ ही एक एमरजेंसी वाली है तो लिखा कहाँ से जाएगा। शॉर्ट टर्म फोकस, इसका जो फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि एमरजेंसी के हालात तो फिर मुख्तसर मुद्दत के लिए होते हैं। ऐसे तो नहीं ना होता कि किसी कंपनी की लाइफ में लंबे अरसे के लिए हालात ऐसे आ जाए। स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के साथ ये हो सकते हैं। एमरजेंसी पूरी कंपनी या पूरी इंडस्ट्री के लिए नहीं होती, या पूरी किसी एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए नहीं हो सकते। फॉर्मल रिटन, अब इसके अगेंस्ट अगर देखें कि फॉर्मल प्लानिंग जो है वो लिखी हुई होती है। मसलन जैसे आप लोगों का क्लास का शेड्यूल बना हुआ होता है, टाइम टेबल बना होता है, जिसके अंदर ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन सा टीचर पढ़ाएगा, उनके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, डेज़ कौन से होंगे, उनकी तरतीब क्या होगी, यानी पहला लेक्चर कौन पढ़ाएगा, सेकंड लेक्चर कौन पढ़ाएगा, थर्ड लेक्चर कौन पढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रिटन शेड्यूल होता है, स्पेसिफिक होता है, जिसमें तमाम चीज़ें तय कर दी जाती हैं। एंड लॉन्ग टर्म फोकस होता है। मतलब जैसे आपका सेमेस्टर जो होता है 6 महीने के लिए चीज़ें तयशुदा तो होती है ना कि फिर किस वक्त किसने पढ़ाना है। इन्वॉल्व्स शेयर्ड गोल्स, अब इसके अंदर तमाम चीज़ें बैठ के गुफ्तगू शनी से तय कर ली जाती हैं फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, और मकसद यही होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो ये इससे ये चीज़ भी कवर हो गई कि बुनियादी तौर पे जो प्लानिंग है वो 2 किस्म की होती है। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें ये डिस्कस करेंगे व्हाई डू मैनेजर्स प्लान, कि मैनेजर्स को प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मकासद होते हैं, कुछ आपने टारगेट्स रखे होते हैं आपके जहन में, कुछ इसकी वजूहात होती हैं, कुछ रीज़न्स होती हैं कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले जो इसका मकसद होता है प्रोवाइड डायरेक्शन, इससे आपको एक हिकमत अमली जो मिलती है, आपको डायरेक्शन का पता चलता है कि हमने किस समत में चलना है। यानी तमाम चीज़ें जब कंपनी की हायर मैनेजमेंट बैठती है, जो उन्होंने सारी ये प्लानिंग करनी होती है, तो वो तमाम टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, जो मैनेजमेंट के एक्टिव पार्ट्स होते हैं या जितने भी लेवल पे मैनेजमेंट होते हैं उनके लिए एक एक्शन प्लान होता है जिसमें डायरेक्शन तय कर दी जाती है कि आपने क्या करना है और किस समत में चलना है। नंबर 2, रिड्यूस्ड अनसर्टेनिटी, जब प्लानिंग हो जाती है, हर चीज़ तय हो जाती है, ड्यूटीज़ की जो है वो भी मतलब तयशुदा हो जाती हैं कि किस किस बंदे ने क्या क्या पोस्ट पे रहते हुए काम करना है, उनकी एक्टिविटीज़ किस नौइयत की होंगी। और इसी तरह फिर जब प्लानिंग की जाती है
तो लोगों के एक्सपीरियंसेस को, उनकी क्वालिफ़िकेशन को, उनके इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रखा जाता है। मसलन एक कॉमर्स पढ़े हुए बंदे को अमूमी तौर पे भी फाइनेंसिस के सेक्शन में लगाया जाता है। इसी तरह जो जो आपकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन हो उसी में आपको काम दिया जाता है। नंबर 3, मिनिमाइजेज वेस्ट एंड रिडंडेंसी। इसकी वजह से जब चीज़ें तयशुदा हो जाती हैं तो हर चीज़ का शेड्यूल हो जाता है, हर चीज़ की प्लानिंग बन जाती है, तो नुकसानात के चांसेस कम हो जाते हैं और जो हालात के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल होती है या नुकसानात होने के चांसेस होते हैं उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग के लिए, यानी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड्स तय पा जाते हैं। मसलन प्लानिंग के फेज़ के ऊपर पहले से ये तय कर लिया जाता है। सभी लोग आप जानते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन की है कि जो मैनेजमेंट होती है बुनियादी तौर पे 4 फंक्शंस का मजमुआ होती है, जिसमें सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, फिर आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर लीड करते हैं, देन कंट्रोलिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 स्टेप की हम बात करें, ये जो आखिर पे हमने कंट्रोलिंग करनी है 4th फंक्शन के तौर पे, उसके लिए स्टैंडर्ड्स पहले ही लेवल पे यानी प्लानिंग फेज़ पे ही सेट कर दिए जाते हैं। यानी हमें पहले से ही पता होगा कि जब कंट्रोलिंग स्टेज आएगी तो हमने कंट्रोलिंग कैसे करनी है। तो अमूमी तौर पे ये जो प्लानिंग के पर्पसेस हैं ये भी एक सोच विचार का, एक लंबी वर्किंग का नतीजा होते हैं, जिसमें आप अपने स्टेक होल्डर के साथ, जो लोग इस मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको करीबी तौर पे के साथ डिस्कशन कर ली जाती है और उनको अपनी गुफ्तगू शनीद का हिस्सा बनाया जाता है। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, ये बड़ी ही बुनियादी चीज़ है कि जब आप चीज़ों को इफेक्टिवली प्लान कर लेते हैं और उसके मुताबिक एक्ट अपॉन करते हैं, यानी उन्हीं चीज़ों पे हम अमल दरामद शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारी परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर अच्छी प्लानिंग होगी तो परफॉर्मेंस भी उसके मुताबिक होगी। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि प्लानिंग के अंदर कोई झूल है, इसके अंदर कोई कमी रह गई है, हमने तमाम इंडिकेटर्स को, तमाम फैक्टर्स को, तमाम वेरिएबल्स को मद्देनज़र नहीं रखा, तो देयर आर चांसेस कि आपकी परफॉर्मेंस भी उसके मुताबिक ऐसी ही हो जिसमें तमाम चीज़ें क्लियर ना हो, काम करने वाले को ना पता हो कि हमने क्या काम करना है। तो हम यहाँ से एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो उसके मुताबिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और अगर आप समझते हैं कि प्लानिंग के अंदर ही फॉल्ट्स रह गए हैं, आपने हालात की स्कैनिंग अच्छी नहीं की, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, लोगों की जो काबिलियतें हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखता वाइल कि जब आपने उनको ड्यूटीज़ दी, तो उसी तरह फिर जब अगर एक नाअहल शख्स को, एक ऐसा शख्स कि जो कि किसी पोस्ट पे काम ना कर सकता हो और उसको उस पोस्ट पे बिठा दिया जाए, तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो फिर आएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस क्या होता है? फॉर्मल प्लानिंग इज़ एसोसिएटेड विद, यानी आम हालात की जो प्लानिंग होती है जो नॉर्मली इदारे अपनी बिजनेस के दौरान करते हैं, हाई प्रॉफिट्स एंड रिटर्न ऑन एसेट, दो चीज़ें ख़ास तौर पे फॉर्मल प्लानिंग के अंदर मद्देनज़र रखी जाती हैं कि कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, यानी हाई प्रॉफिट्स होते हैं, और रिटर्न ऑन एसेट, चूँकि जो मालकान होते हैं उन्होंने अपने एसेट्स जो हैं बिज़नेस पे एम्प्लॉय किए होते हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि हमें इन एसेट्स के ऊपर रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एंड पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और कोशिश भी ये होगी चाहे प्रॉफिट कम हो लेकिन पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और बेसिकली पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स उस वक्त होते हैं कि जब किसी बिज़नेस से हासिल होने वाली आपको वसूलियाँ उसके ऊपर लगने वाली लागत से ज़्यादा होती हैं, तो आपको पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ से एक बहस और निकल सकती है कि हाउ मच पॉजिटिव, तो बिज़नेस के मालकान तो यही चाहते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन तो यही चाहती हैं कि मोर एंड मोर पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो। लेकिन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जब आप कंपटीशन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे आपकी दौड़ ज़्यादा प्रॉफिट की नहीं होती बल्कि रेगुलरिटी की होती है, कंपटीशन की होती है, कस्टमर को फैसिलिटेट एंड सेटिस्फाई करने की होती है। तो सिर्फ प्रॉफिट ही आपकी वहाँ पे दौड़ नहीं होती। नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट्स। ये चीज़ जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इनके दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्वालिटी ऑफ प्लानिंग जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उसके मुताबिक ही हम चीज़ों को, वो अपने प्लानिंग मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि व्हाट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी जो है किसी एक ख़ास चीज़ का नाम नहीं है। क्वालिटी हर उस करैक्टरिस्टिक को कह सकते हैं जिसकी वजह से आपके काम के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर बेहतरी आती है और उससे हासिल होने वाली प्रोडक्ट चाहे टेंजिबल नौइयत की हो चाहे इंटेंजिबल नौइयत की हो, वो बेहतरीन हो दिखने में, काम करने में और परफॉर्मेंस के हवाले से।
इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट परफॉर्मेंस मोर देन द कंटेंट एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, यानी उसके जो असरात हैं ज़्यादा होने चाहिए। वैसे तो ये ख्याली सी बात लगती है, आप जिस चीज़ के ऊपर जितनी तगदो करते हैं आपको नताइज उसके मुताबिक ही मिलते हैं। अब ऐसे नहीं होता है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा तगदो नहीं की और आपको रिज़ल्ट उससे ज़्यादा मिल जाए। बाज़ वक़्त मार्केट की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है या आपको कुछ एज मिल जाता है ओवर द अदर परफॉर्मर्स और कंपेटिटर्स। फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स। जो आम प्लानिंग होती है इसको काफ़ी सालों तक, यानी इसका मतलब ये हुआ जैसे कि डिस्कशन में हमने स्टार्ट में देखा था कि फॉर्मल प्लानिंग लंबे अरसे के लिए होती है। ये इनके ऐसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग्स होती हैं या इनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको कंपनियां लंबे अरसे तक फॉलो करती हैं बिफोर प्लानिंग बिगिनस टू अफेक्ट परफॉर्मेंस। यानी परफॉर्मेंस एक एंड रिज़ल्ट होती है और ये डेली की बुनियाद पे तो परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। बेसिकली परफॉर्मेंस को जज करने के लिए एंडिंग पॉइंट ही देखा जाता है, यानी जब आपके गोल को असेस करने की या गोल कंक्लूड करने की बारी आती है तो आप उनकी इंटेंसिटी चेक करते हैं कि वो जो आपने गोल अटेन किए हैं वो कितने बेहतर हैं, और अगर वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी रही है एज प्रेडिक्टेड, जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया था। स्टूडेंट्स, हम अब अगले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। हाउ डू मैनेजर्स प्लान। मैनेजर्स प्लानिंग कैसे करते हैं? बुनियादी तौर पे हमें इस पहले तो ये समझना होगा कि प्लानिंग कैसे करने से पहले कि प्लानिंग के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब हमारी जो डिस्कशन है अमूमी तौर पे, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की इस टॉपिक की इंट्रो देते हुए बताया था कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, गोल्स एंड प्लान्स। गोल्स क्या होते हैं? किसी भी प्लानिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट्स होती हैं, और जो गोल्स होते हैं बेसिकली आपके लिए वो मुहर्रकात होते हैं जिसकी बुनियाद पे आप प्लानिंग मॉड्यूल्स को तय करते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या चीज़ होती है? डिज़ायर्ड आउटकम्स, ऐसे नताइज जिसकी आपको चाहत हो, यानी ऐसी चीज़ें जो कंपनी की फेवर में हों, फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये दो तीन ही चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि इनफरादी शख्सियात को मिला के मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और वो तमाम के तमाम वर्किंग ग्रुप्स जो होते हैं वो कंपनी की जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव उम्मी तौर पे कंपनी को यही हो सकता है टू फैसिलिटेट द कस्टमर एंड टू अर्न द सफिशेंट प्रॉफिट। और सफिशेंट प्रॉफिट जो है वो मुख्तलिफ लोगों के जहन में इसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग यानी ये जो गोल्स हैं ये आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपने काम करना है तो किस नौइयत का करना है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसका लेवल क्या होगा, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज क्या होगा इसके अंदर, एंड वैल्यूएशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। और इसमें ये भी तय कर लेते हैं कि इन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए जो हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया तय किया है उसकी एवेल्यूएशन भी करनी है, यानी उसके नताइज के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है कि वो कितना बेहतर रहा। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि गोल्स जितने भी बेहतर होंगे बेसिकली इस चीज़ के अकास होंगे कि आपने चीज़ों को प्लान कितना अच्छा किया था। तो इसके फर्स्ट स्टेप के ऊपर तो इसकी प्लानिंग होती है, और सेकंड स्टेप के ऊपर आप गोल की तरफ देखते हुए जो आपने प्लान्स तरतीब दिए होते हैं उन प्लान्स की क्वालिटी देखी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि प्लान्स होते क्या हैं। प्लान्स डॉक्यूमेंट्स दैट, यानी अच्छे प्लान जैसा कि हमने शुरू में बात की वो होते हैं जो रिटन होते हैं। डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर टू बी अकम्प्लिश्ड, जो ये बताते हैं कि गोल्स की अटेनमेंट आपने कैसे करनी है, यानी उसकी तमाम एक्टिव वर्किंग हो चुकी होती है, ड्यूटीज़ की असाइनमेंट हो चुकी होती है, लोगों को काम दे दिए गए होते हैं, और साथ साथ पे कंट्रोलिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं कि जहाँ कहीं भी आप अपने प्लानिंग के मॉड्यूल से हटते हैं या डेविएट करते हैं तो वहीं पे करेक्शन कर ली जाए ताकि आप अपने स्टेटेड टाइम के अंदर और स्टेटेड बजट के अंदर चीज़ों को मुकम्मल कर सकें। डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड, और इसमें इस चीज़ की वजाहत भी कर दी जाती है कि रिसोर्सेज को आपने तकसीम कैसे करना है। मसलन ख़ास है कि किसी एक्टिविटी को काम करने के लिए हमें 4 या 5 बंदों की ज़रूरत है और किसी एक्टिविटी को मुकम्मल करने के लिए हमें 20 या 25 बंदों की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है एलोकेशन तो फिर पहले कर लेंगे ना। और सिर्फ हमें वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की ही ज़रूरत नहीं होती, यानी मैन पावर की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमें मटीरियल की ज़रूरत होती है,
हमें कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट वहाँ पे वकूफ़ पज़ीर होती है, उसके अलावा भी कुछ जो ऑपरेटिंग नौइयत की कास्ट होती है तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जदीद मशीनरी हो सकती है, तो तमाम चीज़ें इसके अंदर जो हैं अपना रोल प्ले करेंगी। एलोकेटेड एंड एस्टेब्लिश द एक्टिविटी शेड्यूल्स, और ऐसी एक्टिविटी शेड्यूल जो है वो तरतीब आ जाती हैं जिसमें पता होता है कि किस स्टेज पे आपने कौन कौन सा काम करना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम अगली स्टेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि गोल्स जो हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन की गोल्स और प्लान्स की, तो फर्स्ट स्टेप पे अब हम यही देखेंगे कि गोल्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे कितनी किस किस्म के होते हैं। अब गोल्स एक जनरल टर्म है, अब इसको हम इसकी स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फर्स्ट जो है फाइनेंशियल गोल्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हर अदारे के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, यानी वो जो रिटर्न है वो पैसे की मद में ही लेते हैं, यानी उन्होंने जो सरमाया बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया होता है उसके ऊपर जो उनको माली लिहाज से प्रॉफिट होता है उनको आप फाइनेंशियल गोल्स कह सकते हैं। और कंपनियां पहले से ही ये तय कर लेती हैं कि मार्केट के अंदर उनका शेयर क्या होना चाहिए और उनको जो हासिल होगा प्रॉफिट वो एक्सपेक्टेड कितना, और अमूमी तौर पे कंपनियां जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उनको लाजमी तौर पे हासिल करने की कोशिश करती हैं। नंबर 2 होते हैं जी स्ट्रेटजिक गोल्स। स्ट्रेटजिक गोल्स का मतलब है ऐसे गोल्स या मकासद जिनको लंबे अरसे तक कंपनियां जो है उनको फॉलो करती हैं, यानी आपके आने वाले 2, 3, 4 या 5 सालों तक के जो प्लान्स होते हैं उसका जो नतीजा होते हैं वो स्ट्रेटजिक गोल्स होते हैं। स्ट्रेटजिक गोल्स आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म रिलेटिव टू फैक्टर्स इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी पहले वही बात आ गई जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी कि कंपनियां प्लान करने से पहले अपने इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर लेती हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्कैनिंग कर लेती हैं, तो उनको पता चल जाता है और प्लानिंग को ये जो सेट करना होता है, एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना होता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो हम उसके लिए बेहतर जो चीज़ें हैं वो तय कर सकते हैं। थर्ड होती है जी स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजाहत ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर अमूमी तौर पे अगर ये तमाम चीज़ें इम्प्लाइज़ को ना बताई जाएं और वो अटेन ना कर सकें तो उनका फिर इस्तेदलाल यही होता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि काम क्या करना है। और जबकि रियल गोल्स वो होते हैं जो प्लानिंग से हट के भी बाज़ का आपको आ सकते हैं या हासिल हो सकते हैं, और ये गोल्स वो होते हैं माइट बी पॉजिटिव, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हों और अटेन हो जाएं, और बाज़ बात ऐसे भी होता है कि आप अपने बेंच मार्किंग क्राइटेरिया से बिलो रहते हैं। ब्रॉडली वर्डेड ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड फॉर पब्लिक कंजम्पशन, यानी इरादे के साथ इनको लगाया जाता है, ये चीज़ें इसके अंदर ये एक्टिविटीज़ या वर्क एक्टिविटी डिज़ाइन की जाती हैं इरादे के साथ ताकि इसको इस्तेमाल में लाया जाए, और जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप उसको एविडेंस के तौर पे भी पेश कर सकें कि ये हमने इस तरह की एक्टिविटी से परफॉर्म किया। दैट मे बी इररेलेवेंट, और बात सूरतों में ये इररेलेवेंट भी हो सकता है टू इट्स रियल गोल्स व्हाट एक्चुअली गोज़ ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब प्लान्स बन जाते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं, तो प्लानिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को तो आप मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन जो एक्चुअली कंपनी के अंदर वकूफ़ पज़ीर हो रहा होता है, क्योंकि जैसे डायनामिक कंडीशंस या हालात कंपनी को सामना होता है वो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी हुई होती है, और ऐसे होता भी नहीं है कि तमाम चीज़ें वैसी की वैसी ही वकूफ़ पज़ीर होती चली जाएं जैसे कि आपने इसको प्लान किया होता है या आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। टाइप्स ऑफ प्लान, अगर हम इसकी एक कंप्लीट पिक्चर देखें कि प्लान जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, तो इस ग्राफ को या इस डायग्राम को समझने के बाद स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी, उनको प्लान्स की क्लासिफिकेशन का पता चल जाएगा कि सबसे बुनियादी तौर पे ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बेसिकली उस प्लान के क्लासिफिकेशन के नाम हैं कि कितनी किस्म के ग्रुप्स में या कितनी किस्म की जो प्लानिंग हम कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेड्थ यानी अपनी वुसअत के एतबार से, नंबर 2 है टाइम फ्रेम, यानी टाइमिंग फैक्टर को ज़हन में रखते हुए प्लानिंग हमारी कितनी किस्म की हो सकती है। इसी तरह स्पेसिफिसिटी
यानी किसी चीज़ के ख़ास होने की वजह से, यानी बाज़ ख़ास हालात के अंदर आपको स्पेसिफ़िक प्लान भी बनाना पड़ते हैं। तो स्पेसिफ़िक प्लान जो होते हैं उनको भी पहले से नज़र में रखा जाता है। और आखिर पे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, यानी अफादियत और इस्तेमाल के एतबार से हमारे प्लान कितने किस्म के होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम अगर इसको क्लासीफाई करें, यानी प्लान्स की क्लासिफिकेशन करें, तो ये 4 किस्म के होते हैं। ब्रेड्थ यानी वुसअत के एतबार से, टाइम फ्रेम यानी वक़्त के एतबार से, स्पेसिफ़िक यानी ख़ास होने के एतबार से, जो कि अमूमी तौर पे कंपनी को इस तरह के हालात जो एमरजेंसी के होते हैं उसमें इसकी प्लानिंग करना पड़ती है। और चौथे होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, यानी इस्तेमालात के एतबार से। जो प्लान ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होते हैं उनको फ्रीक्वेंट यूज़ प्लानिंग कहते हैं। अब ब्रेड्थ यानी वुसअत के एतबार से जो प्लानिंग है वो 2 किस्म की होती है। वो स्ट्रेटेजिक नौइयत की होती है या ऑपरेशनल नौइयत की होती है। ऑपरेशनल जो होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए आपकी प्लानिंग होती है कि आप चीज़ों को अटेन करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनियों के, और ये ऐसे इनकी जो प्लानिंग होती है जो आने वाले 3, 4 या 5 सालों के लिए हो सकती है। यानी कंपनी के जो रनिंग ऑपरेशंस होते हैं, उनके ऑनगोइंग ऑपरेशंस जो होते हैं, जो कंपनी ने अपने मेन टास्क के तौर पे साल हर साल काम परफॉर्म करने होते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है उनको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नाम देते हैं। टाइम फ्रेम के एतबार से भी जो प्लान्स हैं वो 2 किस्म के होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, जबकि हम इसकी एक दरमियानी सूरत भी जो है इसकी प्लानिंग की वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। मसलन लॉन्ग टर्म प्लान्स वो होते हैं जो 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आपकी प्लानिंग्स होती है, और इन्हीं प्लान्स को अमूमी तौर पे हम स्ट्रेटेजिक प्लान्स का नाम देते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म प्लान्स वो होते हैं जो कि 1 साल से कम मुद्दत के लिए होते हैं, यानी कुछ ऐसी आपके ऑब्जेक्टिव जो आपने 1 साल के अंदर अंदर अटेन कर लेने हैं। मसलन आपने टैक्सेशन पे करनी है तो 6 से 9 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर पे करनी, तो 1 साल से कम पीरियड है, शॉर्ट टर्म प्लान्स हो गए। इसी तरह आपके क्रेडिटर के साथ जो रिलेशंस होते हैं उनकी अदायगियाँ होती हैं, आपके डेटर्स के साथ जो रिलेशंस होते हैं जिनसे आपने वसूलियाँ करनी होती है, तो ये तमाम चीज़ों की प्लानिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म नौइयत की होती है। मैंने जैसे कि पहले कहा, इन लॉन्ग टर्म प्लान्स और शॉर्ट टर्म प्लान्स के दरमियान भी प्लानिंग हो सकती है। जैसा कि अरसे से पता चला कि 3 साल या उससे ज़्यादा की तो लंबे अरसे की प्लानिंग हो गई, 1 साल या उससे कम की जो है शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी। तो जो दरमियानी 1 से 3 साल का पीरियड है वो मीडियम टर्म प्लानिंग के लिए होता है, तो जिसको हम मिडल लेवल या मीडियम टर्म प्लान कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम फ्रेम के एतबार से प्लानिंग आपकी 3 किस्म की होती है। स्पेसिफिक ख़ास, जब कंपनीज़ को ख़ास किस्म के हालात का सामना हो तो फिर उस वक्त ये प्लानिंग करनी पड़ सकती है। तो इसमें ये होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस मैनेजर्स मौजूद होते हैं, वो प्लानिंग करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को जहन में रखते हुए डायरेक्शन देते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाए। तो ये डायरेक्शनल प्लान जो होते हैं ये काफ़ी सोच विचार का या एक्सपीरियंस बंदे आपके पास होने की वजह से हो सकती है कि वो फिर अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको डायरेक्शंस देते हैं कि ये चीज़ें शामिल करें। और ख़ुद से जो स्पेसिफिक प्लान होते हैं ना, इसमें अमूमी तौर पे मैनेजरियल लेवल के लोग जो हैं वो ख़ुद से अपने लिए चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि जो कॉरपोरेट थिंकर्स होते हैं कंपनियों के या कॉरपोरेट लेवल के लोग होते हैं, कंपनी के मालिकान या डायरेक्टर्स, उनकी दी हुई हदायत को ही फॉलो किया जाता है। और जबकि स्पेसिफिक क्या होते हैं कि जो ख़ास डायरेक्शन आपको दे दी जाए, जो कह दिया जाए आपको उसको वैसे ही फॉलो करना है। और अमूमी तौर पे ऐसे जो प्लान्स होते हैं इसके अंदर हाई फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कंपनियों के होते हैं। तो जो लो लेवल के मुलाज़मीन होते हैं या मैनेजरियल लेवल के लोग जो होते हैं वो अमूमी तौर पे इसके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करना खुद भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, यानी इस्तेमालात के अतबार से एक चीज़ को, एक प्लानिंग को जब बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ में इनका इस्तेमाल बार बार आ रहा है। सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग। अब सिंगल यूज़ क्या होते हैं? एक टास्क आपको मिला है, एक ऑर्डर आपके पास आ गया है, आपने ख़ास किस्म की चीज़ तैयार करनी है, चीज़ तैयार कर दी, वो ऑर्डर बंद कर दिया, वो प्लानिंग भी ख़त्म हो गई। जबकि स्टैंडिंग ऑर्डर या प्लानिंग क्या होती है कि ऐसी आपकी मेन प्रोडक्ट जो आप काम कर रहे हैं उसकी प्लानिंग बन चुकी है, एक बैच चला है, ख़त्म हो गया, बिक गया, या उसके जो कस्टमर को आपने भिजवा दिया, उसके बाद सेकंड बैच शुरू हो गया, तो उसी प्लानिंग को यूज़ करना है। मसलन आज के दौर में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो कंपनियां मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के आलात बनाती हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाती हैं या मोटरसाइकिल्स बनाती हैं, तो एक ही किस्म की चीज़ बन रही है। तो जो प्लानिंग हो चुकी है वो स्टैंडिंग ऑर्डर के तौर पे, स्टैंडिंग प्लानिंग के तौर पे उसी को आप इस्तेमाल करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक डिटेल डिस्कशन हो गई
कि टाइप्स ऑफ प्लान कितनी किस्म के होते हैं। तो हमने इसको इस क्लासिफिकेशन को 4 बेसिस पे तकसीम किया। पहले हमने इसको इसकी वसअत के एतबार से, हमने इसको टाइम के एतबार से, इसके ख़ास होने के एतबार से और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के एतबार से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और 4 की फर्दर हर एक के अंदर 2-2 इकसाम मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको प्लानिंग का पता चल गया कि प्लानिंग होती कैसी है और किस तरह की है। तो फर्दर अगर हम इसकी थोड़ी सी गुफ्तगू और कर लें कि स्ट्रेटेजिक प्लान, जैसा कि हमने पहले कह दिया था कि स्ट्रेटेजिक प्लान वो प्लान्स होते हैं जो कंपनियां लंबे अरसे के लिए फॉलो करती हैं, यानी उनकी जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो आपके प्लान्स होते हैं, अप्लाई टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स, यानी जब आपने पहले कहा कि ये स्ट्रेटेजिक प्लान तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को जो है उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। सेकंड स्टेप पे स्ट्रेटेजिक प्लान्स के अंदर आप ओवरऑल जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको सेट करते हैं, और जब वो सेट हो जाते हैं तो फिर आपने तमाम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को या अपनी वर्किंग टीम को कम्युनिकेट करना होता है कि ये स्ट्रेटेजिक गोल सेट हो गए हैं, इसको ऐसे परफॉर्म करना है, तो आपकी ये ड्यूटी होगी। सीक टू पोजीशन दी ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हुए, एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, यानी किस किस्म के हालात हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को उनकी ड्यूटीज असाइन करते हैं। कवर दी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और जो पहले से टाइम पीरियड तयशुदा होता है कि आपने कोई चीज़ों के लिए उनकी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो, तो चीज़ों को अपने गिवन टाइम के अंदर मुकम्मल करना, और ये टाइम जो है ये बजटेड टाइम कहलाता है। ऑपरेशनल प्लान्स, ऐसे प्लान जो छोटी मुद्दत के लिए हो सकते हैं या फौरी तौर पे इनके ऊपर काम करना होता है, और जो आपको जिन हालात का सामना होता है उसके मुताबिक ही इनकी वर्किंग जो है वो की जाती है। स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ हाउ द ओवरऑल गोल्स आर टू बी अचीव, इसके अंदर इस चीज़ की वजाहत ज़रूरी होती है कि जो आपने ओवरऑल गोल सेट किए हैं उनकी अटेनमेंट कैसे करनी है। ज़ाहिर सी बात, इसके अंदर दोबारा से डिस्कशन होगी, ड्यूटीज़ की असाइनमेंट होगी, लोगों की जो स्पेशलिटी देखी जाएगी, एक्सपीरियंस को देखा जाएगा, वर्किंग सीनियरिटी देखी जाएगी और स्किल लेवल देखा जाएगा। कवर द शॉर्ट टर्म पीरियड, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो ऑपरेशनल प्लान होते हैं ये शॉर्ट टर्म नौयत के होते हैं, छोटे से पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, और बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है ये सिंगल यूज़ भी हो सकते हैं कि काम या टास्क आपका पूरा हो गया तो फिर इन प्लान्स को जो गिव अप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लॉन्ग टर्म प्लान्स, लंबे अरसे के प्लान्स विद द टाइम फ्रेम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 3 ईयर्स, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लान जो होते हैं वो 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए होते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म प्लान जो होते हैं वो अमूमी तौर पे 1 साल या 1 साल से कम मुद्दत के होते हैं। स्पेसिफिक प्लान, ख़ास किस्म के प्लान। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली हुई हैं कि ये तमाम जो प्लान्स हैं ये स्पेसिफ़िक जो होंगे वो ख़ास हालात के लिए हो सकते हैं। डायरेक्शनल प्लान जो होते हैं कि आपने अपनी हर मैनेजमेंट की जो डायरेक्शंस होती हैं उनको फॉलो करना होता है, आप डेविएट नहीं कर सकते। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि डायरेक्शनल प्लान्स के अंदर हाई फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड नेचर के या सेंसिटिव नेचर के आपकी प्लानिंग्स होती हैं, जिसमें उम्मी तौर पर एम्प्लॉइज़ जो होती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते, बल्कि वो एक्ट ऑन करते होते हैं जैसे आपको डायरेक्शन मिलती है उसके मुताबिक ही। सिंगल यूज़ प्लान्स वो होते हैं जिनको आप अपनी ख़ास चीज़ों को बनाने के लिए या ख़ास सर्विसेज मुहैया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब वो सर्विस दे दी जाए या चीज़ बना ली जाए तो उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, वो फर्दर यूज़ नहीं होते। कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के अंदर अमूमी तौर पे 2 किस्म की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, जिसमें जो सिस्टम यूज़ होते हैं कॉस्ट सिस्टम, एक प्रोसेस सिस्टम होता है और एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है। तो प्रोसेस तो वो चीज़ है जो एक लगातार अमल के नतीजे में एक जैसी चीज़ें कंपनियां बनाती रहती हैं और साल हर साल उस पर काम हो रहा होता है। मसलन जैसे नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड है, वो जूसेस तैयार करते हैं, पानी को प्योरीफाई करके तो पैकिंग करके मार्केट में बेचते हैं, तो ये साल हर साल से काम चल रहा है, वो चलता रहेगा। ये जो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी इनको स्टैंडिंग प्लान्स कहेंगे। लेकिन एक ख़ास ऑर्डर आपके पास आ गया है, आपने उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए जो प्लानिंग की है वो सिंगल यूज़ प्लान होगी, और उसके बाद आपको उस किस्म के हालात का दोबारा सामना ना करना पड़े तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लानिंग दोबारा आपके लिए काबिल अमल नहीं रहेगी। तो आप इसको इसलिए फिर सिंगल यूज़ प्लान्स का नाम देते हैं।
थर्ड इशू हमने कोर्स आउटलाइन में डिस्कस किया था, एस्टेब्लिशिंग गोल्स यानी गोल कैसे सेट किए जाते हैं, एंड डेवलपिंग प्लान्स। और इसके मुताबिक जब आपने गोल सेट कर लिए हैं तो फिर उसके मुताबिक आपको प्लान्स बनाने पड़ते हैं ताकि उन गोल्स को अच्छे तरीके के साथ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आप अटेन कर लें या हासिल कर लें। तो बुनियादी तौर पे जब हम गोल्स इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरी तौर पे ख्याल आता है कि जो ट्रेडिशनल यानी रवायती तरीक़ेकार क्या है गोल सेटिंग का, यानी तमाम लोग जिनको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होता है तो वो रवायती तरीक़ेकार अपनाती हैं गोल सेट करने के लिए। अब हर कंपनी के गोल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम तो कॉमन की बात करते हैं तो अमूमी तौर पे कंपनीज़ का कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल जो होता है वो हायर रिटर्न या मोर प्रॉफिट होता है। ब्रॉड गोल्स आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम के तमाम जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं ये कंपनी की हायर लेवल की मैनेजमेंट जो है वो सेट करती है। गोल्स आर देन ब्रोकन इनटू सब गोल्स। बाज़ औक़ात अगर वो कॉम्प्लेक्स हों या बड़े हों तो फिर उन गोल्स को स्मॉल पार्ट्स के अंदर भी तकसीम कर दिया जाता है फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, 3 ही लेवल पे मैनेजमेंट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 ही लेवल पे आपकी प्लानिंग भी होगी। अज्यूम दैट टॉप मैनेजमेंट नो बेस्ट, यानी अमूमी तौर पे ये ख्याल किया जाता है जो हर लेवल की मैनेजमेंट होती है यानी आपके मैनेजर्स होते हैं अमूमी तौर पे वो ज़्यादा जानते हैं। डेफिनेट सी बात है कि बड़ी पोस्ट पे बैठने वाले बंदे अच्छी या ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन के हामिल होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस के हामिल होते हैं, वर्किंग कंडीशन को ज़्यादा देखा हुआ होता है उन्होंने, बिकॉज दे कैन सी द बिग पिक्चर। और ये ऐसे होता है कि उनकी नज़र जो है पूरे पोर्ट्रेट पे होती है, सिर्फ किसी एक पार्ट के ऊपर या किसी एक सेगमेंट के ऊपर नहीं होती। गोल्स आर इंटेंडेड टू डायरेक्ट। अमूमी तौर पे गोल्स को डायरेक्शन के थ्रू बता दिया जाता है, क्योंकि जब ये तमाम चीज़ें हायर लेवल मैनेजमेंट ने सेट करनी है तो वो फिर अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं या उनसे बिलो लेवल पे जो लोग होते हैं उनको वो डायरेक्शन देते हैं, गाइड उनको बताते हैं कि ये काम ऐसे करना है, एंड कंस्ट्रेंट फ्रॉम अबव, और ऐसे कामों से उनको रोक दिया जाता है जो उनके दायरा कार में नहीं आते, यानी उनको अथॉरिटी को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर रहने की ताकीद की जाती है। गोल्स लॉस क्लैरिटी एंड फोकस एज लोअर लेवल मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट। अच्छा, अगर इन तमाम चीज़ों को आपका लोअर लेवल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, तो इस तरह के जो प्लान्स होते हैं या इस तरह के जो आपके गोल सेट करने होते हैं वो अपना अफादियत और अपना मकसद जो है वो खो देते हैं। क्यों कि लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं या इनके प्लानर जो होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पूरे पोर्ट्रेट का नहीं पता होता है, वो फाइनेंशियल टर्म्स को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझते होते, तो उनके लिए मुश्किल होता है तमाम पिक्चर को अंडरस्टैंड करना। एंड डिफाइन द गोल्स फॉर देयर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उनको सिर्फ अपने एरिया की खबर होती है। अब ऑपरेशनल लेवल जो है कई हिस्सों पे तकसीम होता है, तो एक बंदा अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है तो वो तो अपने डिपार्टमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है या उसकी जो कॉम्प्लिकेशन उसको अंडरस्टैंड करता होगा, वो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं करता। मेंटेनिंग द हायरार्की ऑफ गोल्स, हायरार्की कहते हैं किसी चीज़ की तरतीब लगाना। अब तरतीब के अंदर आप किसी मंतक को भी मद्देनज़र रख सकते हैं, किसी चीज़ की अफादियत को भी मद्देनज़र रख सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी मद्देनज़र रख सकते हैं, कॉस्ट पैटर्न को भी मद्देनज़र रख सकते हैं। तो सबसे पहले है मीन्स एंड चेन। अब ये क्या चीज़ है? द इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ गोल्स, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए गोल्स जो एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। That results from establishing a clearly defined hierarchy of organizational goals। मतलब सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा गोल ये है कि कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए कस्टमाइज्ड गुड बनानी है। अब इसके अंदर जो मेरे इंटीग्रेटेड गोल्स क्या हो सकते हैं वो ये होंगे, क्या मेरे पास इतना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं परचेजिंग डिपार्टमेंट को कहूँगा तो इन चीज़ें परचेज़ कर लें, ठीक है, वो प्लान कर लेंगे।
वो चीज़ें मुझे अरेंज करके देंगे, देन फिर प्रोडक्शन वालों का काम स्टार्ट हो जाएगा, वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक चीज़ें तैयार करके देंगे। अच्छा, जब प्रोडक्शन का काम ख़त्म होगा वो आगे फिर सेलिंग डिपार्टमेंट को भेज देंगे। तो अब ये तमाम डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे को ये फॉलो कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ये राबते में होते हैं, और अपने लिए जो प्रोसेस के अंदर प्लानिंग फेज़ में जो चीज़ें तयशुदा होती हैं उनको वो कैरी ऑन कर रहे होते हैं। अचीवमेंट ऑफ लोअर लेवल गोल इज़ द मीन्स, यानी वो बुनियादी चीज़ है लोअर लेवल की अचीवमेंट, बाय विच टू रीच हायर लेवल गोल्स, यानी बुनियादी तौर पे सबसे पहले आपके पास लोअर लेवल के गोल्स अटेन होते हैं, और इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मूव फर्दर, और अपने जो बड़ी पिक्चर होती है, बड़े मकासद जो होते हैं, उसकी अटेनमेंट के लिए आपकी एफर्ट्स शुरू हो जाती हैं। एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स के अंदर अगर हम इस एक पैरामिड को जहन में रखें तो इसके अंदर ये इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। सबसे जो लोअर पार्ट है इस ट्रायंगल का वो है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव्स, यानी उमूमी तौर पे इस लेवल पे जो लोग होते हैं वो ऑपरेशनल लेवल के लोग होते हैं, यानी लेबर होती है जिन्होंने डायरेक्शन फॉलो करनी होती है, वो खुद से चीज़ों को डिसाइड नहीं करते, जो उनको चीज़ें कह दी जाती हैं और जो तरीक़ेकार बता दिया जाता है वो उसके मुताबिक ही काम करते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? डोंट वरी अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी के मतलब आप सोच विचार ना करें, क्योंकि क्वालिटी की पूछ कुछ आपसे नहीं होगी, बल्कि क्वालिटी जो है वो अमूमी तौर पर डिपार्टमेंट हेड्स या डिवीजन हेड्स की टेंशन हो सकती है। आपको तो उन्होंने जो डायरेक्शन दे देनी है, आपने उसके मुताबिक काम करना है। मैनेजमेंट के अंदर ये जो दूसरा लेवल है, और प्लानिंग भी इसी तरह इसके स्टेज के ऊपर होती है, डिपार्टमेंट मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव, यानी ये सेकंड लेवल आपके पास आ गया कि ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं एक अदारे के तहत काम करने वाले, याद रखें कि हमने एक अदारे के तहत अगर वो मुख्तलिफ़ किस्म की लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं और हर प्रोडक्ट के लिए अलहदा जो यूनिट है इसको हमने SBU का नाम दिया था, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का। तो अब डिपार्टमेंट मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, यानी एक ख़ास प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट उसका जो मैनेजर है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? इंक्रीज़ प्रॉफिट, के प्रॉफिट को बढ़ाना है, रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स, चाहे कोई भी तरीके का अख्तियार करना पड़े। यानी ये चीज़ें इनमें नहीं रखनी कि आपने कि आया वो प्रॉफिट जो है आपने अटेन कैसे किया है। उम्मीदी तौर पे तमाम चीज़ें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ एथिक्स की बात की थी, तो एथिक्स को गो के फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पे इदारे अपनी इन पॉलिसीज़ को या इस तरह की जो बातें होती है उनकी वजाहत नहीं करते, और बाज़ वक़्त आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी स्ट्रेस में होती हैं कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट करने के लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो भी काम करना पड़ सकता है। नंबर 3, डिवीजनल मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव, यानी एक डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट भी आ सकती हैं। अब डिवीज़न हेड जो है इनका भी इमीडिएट बॉस होता है डिपार्टमेंट हेड्स का, तो इनके जो प्लानिंग के हो सकते हैं, यानी गोल के एस्टेब्लिश करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? आई वांट टू सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, यानी वो उनको एक हुक्म देते हैं कि हम इसके अंदर इस किस्म की तब्दीली चाहते हैं, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन दिस डिवीजन प्रॉफिट, यानी बेसिकली ये ओवरऑल पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, इन्होंने ही इसको टारगेट देना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका टारगेट जो कम हो सकता है, जबकि डिवीज़न मैनेजर का जो प्रॉफिट का टारगेट है वो ज़्यादा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट मैनेजर जो होते हैं ये डिवीज़न मैनेजर को सबऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, और जब से सबसे ऊपर वाले की अगर हम बात करते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें बैठते हैं, और जिसका चेयरमैन जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाता है। तो चूंकि इनका काम इंटेंजिबल नौइयत का होता है, बेहतरीन कॉरपोरेट प्लानिंग यही लोग करते होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, किस एरिया में बिज़नेस को कैरी ऑन करना है, कौन से ऑपरेशंस ऐसे हैं कि जिनको कंटिन्यू रखना है और कौन से ऑपरेशंस ऐसे हैं कि जिसको डिसकंटिन्यू कर देना है। तो इसमें किस किस्म की हो सकती है प्लानिंग, या वो गोल कैसे सेट कर सकते हैं? वी नीड टू इम्प्रूव, हमें ज़रूरत है इस चीज़ को इम्प्रूव करने की, द कंपनी परफॉर्मेंस, के कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। अब परफॉर्मेंस का मतलब अमूमी तौर पे ये होता है कि जो कंपनी ज़्यादा चीज़ें सेल करती है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और ज़्यादा चीज़ें सेल करने से मार्केट में उनका शेयर बढ़ जाता है। तो मार्केट की पेनिट्रेशन स्टेज पे या मार्केट के ऊपर होल्ड करने की स्टेज पे उनका शेयर जब बढ़ता है तो कंपनियां इसी को परफॉर्मेंस या इसी को इम्प्रूवमेंट का नाम देती हैं। 4 डिवीजनल मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव, यानी एक डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट भी आ सकती हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर ऑब्जेक्टिव, यानी एक डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट भी आ सकती हैं।
एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स, ये उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास MBO का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पहले जो हमने ट्रेडिशनल जो ऑब्जेक्टिव या गोल सेटिंग की बात की है वो आम हालात की बात होती है, जबकि ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जब कंपनी को गैर मामूली हालात का सामना होता है या चेंजिंग एनवायरनमेंट या चेंजिंग हालात का सामना होता है, तो वहाँ पे फिर माहौल की नज़ाकत को समझते हुए, इकोनॉमी की कंडीशंस को देखते हुए कंपनियाँ MBO प्लानिंग करती हैं, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जिस किस्म के हालात का सामना होता है उसके मुताबिक अपने प्लानिंग शेड्यूल के अंदर तब्दीली जो है वो कर ली जाती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप इसके अंदर होता है जो MBO प्रोसेस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स आर जॉइंटली डिटरमिन्ड, यानी उनको बैठ के तयशुदा तरीक़ों के साथ, यानी एक डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजरियल लेवल के लोग होते हैं वो मिलके बैठ जाते हैं और चीज़ों को डिसाइड करते हैं, एम्प्लॉइज़ एंड मैनेजर दोनों। और अच्छी कंपनी वो होती हैं जहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉइज़ यानी सबॉर्डिनेट्स मिलके प्लानिंग करें, क्योंकि इस तरह से उनके अंदर एक सेंस ऑफ बेसिकली एक सेंस ऑफ ऑनरशिप उनके अंदर पैदा होती है, एक सेंस पैदा होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है। और जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो फिर उसकी बेहतरीन सलाहियतें जो हैं वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाती हैं। नंबर 2 स्टेप इसके अंदर होता है प्रोग्रेस टूवर्ड्स अकम्प्लिशन गोल्स इज़ पीरियडिकली रिव्यूड, यानी जब जैसे जैसे हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते चले जाते हैं उनको साथ साथ हम कंट्रोल भी करते हैं और प्रॉपर उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि उसके अंदर कोई तब्दीली तो वाकई नहीं हो रही, कोई हमारी लॉस वाली एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो तमाम चीज़ों पे नज़र रखी जाती है। नंबर 3 रिवार्ड्स आर एलोकेटेड, बता दिया जाता है कि आपको इसका सिला क्या मिलेगा। अगर आप बेहतरीन काम करते हैं तो उसके मुताबिक आपको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा, और अच्छा काम नहीं करते तो फिर भी इसकी पॉलिसी तयशुदा होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल्स। और उन लोगों को फिर उतना ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। मैंने पहले भी डिस्कशन की थी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है अदारों के अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी प्रमोशन के लिए लाजमी की जाती है। और दूसरी डिस्कशन भी हमारी हुई थी कि बाज़ कंपनियों को में लोगों को जब प्रमोट किया जाता है तो सीनियरिटी की बुनियाद पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डायनामिक एनवायरनमेंट जिनके होते हैं, ऐसी ग्रोइंग कंपनी जो कंपटीशन के अंदर काम कर रही होती हैं, तो वो परफॉर्मेंस को ज़्यादा जो है अहमियत देती हैं, तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करती हैं एम्प्लॉइज़ का। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने सीनियरिटी या फिक्स पीरियड के बाद ही किसी को प्रमोट करना है, तो वो उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए, उनके काम की नौयत को देखते हुए उनको जल्दी भी प्रमोट कर सकते हैं। की एलिमेंट्स, MBO के लिए की एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी बुनियादी एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी पहले से चीज़ों को तय कर लिया जाता है कि आपने क्या करना है। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, यानी एम्प्लॉइज़ और मैनेजर्स ये मिलके बैठ जाते हैं जिन्होंने इस काम का हिस्सा बनना होता है। तो उनकी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जो होती है, उनकी अच्छी थिंकिंग जो होती है, वो बेहतर गोल डिसाइड करने में मदद करती है। एंड एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस देना कि जिसके अंदर तमाम लोग, चाहे वो मैनेजरियल लेवल के हों चाहे वो लेबर लेवल के हों, बेहतरीन सलाहियतों को, बेहतरीन स्किल्स को इस्तेमाल में लाते हुए परफॉर्म करते हैं। एंड एवेल्यूएटेड द पीरियड फीडबैक, और फिर आखिर में ये देखा जाता है कि हमारी इस प्लानिंग के नतीजे में जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की हैं उनका लेवल क्या रहा है, क्या वो बेंच मार्किंग क्राइटेरिया के मुताबिक या एज़ पर स्टैंडर्ड वही हैं जिसको हमने पहले डिसाइड किया था। अगर वो उसके मुताबिक ना हो तो फीडबैक में इसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने इसी MBO प्रोग्राम की एक डायग्राम दी हुई है। तो इसमें ये 5 स्टेप्स हैं। ये पहला तो हो गया ना आपके पास स्टार्ट ऑफ MBA प्रोसेस, जबकि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है। और अगर रिवार्ड परफॉर्मेंस यानी यहाँ पे वैल्यूएशन भी होती है, एवैल्यूएशन के अंदर आप अगर महसूस करते हैं कि इस प्रोसेस को एज़ जैसा कि होना चाहिए था वैसे नहीं है, तो आप इस अमल को दोबारा से रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बयान की हैं, ये उसी की ही डायग्रामेटिक जो है वो प्रेजेंटेशन है। इसके अवामल को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप स्टार्ट के बाद इन एरोज़ को देखते चले जाइए, और एरो जो है इनकी डायरेक्शन का तयन कर रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे और कौन सी किसको फॉलो कर रही है। Establishing goals and developing plans. Does MBO work?
सबसे पहले तो हमने ये देखना कि एमबीओ का रोल जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैसा होता है, क्या ये एक इमेजिनेशन होती है या रियलिटी के साथ भी इसका ताल्लुक होता है, और अगर इसका ताल्लुक रियलिटी के साथ होता है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। डज एमबीओ वर्क में पहले रीजंस फॉर एमबीओ सक्सेस, यानी इसके लिए हम क्या तौजीह पेश करते हैं, हम क्या रीज़न देते हैं। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, बेसिकली एमबीओ के अंदर सबसे जो प्रोमिनेंट फैक्टर होता है कि वो जो आपके पीयर्स होते हैं, आपके जो सुपीरियर बॉसेस होते हैं, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है काम के अंदर, उनकी कमिटमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब आपके सुपीरियर या आपके डिपार्टमेंट हेड्स किसी काम के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेट ये देखने में आया है उस अदारे की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स के हेड अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए या अपने जूनियर्स के लिए छोड़ देते हैं तो अमूमी तौर पे देखा गया है कि उन अदारों के अंदर काम अच्छे नहीं होते हैं। अब अगर किसी चीज़ के कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो हमारे देखने में ये भी आई है और ये चीज़ हमारे मुशाहदे में मौजूद है कि कुछ चीज़ों के नेगेटिव भी या उनके मसाइल भी हो सकते हैं। तो जो आज के दौर के पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एमबीओ प्रोग्राम के साथ वो क्या हैं। नॉट एज इफ़ेक्टिव इन डायनामिक इन्वायरमेंट, डायनामिक इन्वायरमेंट वो होता है जो आपको जिस एनवायरनमेंट का या जिस कंपटीशन का फिल मौके आपको जिसका सामना होता है, दैट रिक्वायर कांस्टेंट रीसेटिंग ऑफ गोल्स, और जब हालात हर वक्त चेंज हो रहे होते हैं तो आप अपने मकासद और अपने प्लानिंग मॉड्यूल्स के अंदर भी तब्दीली वाक़ई करते हैं ताकि चेंजिंग नौइयत को चेंजिंग प्लानिंग से कवर कर लिया जाए। ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट मे क्रिएट प्रॉब्लम विद द टीम वर्क। अगर आप तमाम के काम के यानी जो काम की प्लानिंग हो चुकी हुई है, आप किसी एक शख्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा रिलाई करते हैं और बाकी टीम को इग्नोर करते हैं तो फिर कभी भी इदारों को पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, किसी ख़ास शख्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छे टीम वर्क को देखते हुए अच्छे टीम प्ले डेवलप करने चाहिए, क्योंकि इंसानों का मुतबादल इंसान ही होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप पहले से ही अपना मुतबादल जो है वो तैयार कर लें। Along the MBO program to become an annual paperwork shuffle, यानी अमूमी तौर पे ये भी होता है कि जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं ना एज इट चलने वाले, साल के एंड पे जाके उनके ऑडिट भी होता है, पेपर उसको घुमाया जाता है, उसके अपनी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। जबकि MBO प्लान जो होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है, ये शॉर्ट टर्म नौइयत के होते हैं और अमूमी तौर पे ये ख़ास किस्म के हालात के अंदर, जैसे आपके माहौल के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हों तो वहाँ पे करते हैं। यानी एक एमरजेंसी की कंडीशन में इस तरह की प्लानिंग होती है तो एमरजेंसी की प्लानिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा प्लानिंग आपकी अहम होती है, यानी इसका मोड अहम होता है, आपका इंटरेस्ट भी ऐसे काम करने में ज़्यादा होता है। और अगर ये शॉर्ट टर्म नौइयत की होती है तो इंसान इससे, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो बादर नहीं होते, वो काम की यकसानियत से उकताते नहीं हैं, बल्कि वो इस काम को एंजॉय करते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने पहले बात की है, अब अच्छे जो गोल्स होते हैं उनके अंदर कुछ खसूसियात भी होती हैं। अब हम वन बाय वन ये देखेंगे कि जिन गोल्स को या टारगेट्स को हम अच्छा कहते हैं उनकी मेन खसूसियात क्या होती हैं। नंबर 1 पे रिटर्न इन टर्म ऑफ आउटकम, यानी उनके नताइज को पहले से ही तय कर लिया जाता है। हमारी अच्छी प्लानिंग जो होती है वो अच्छे मकासद को अटेन करने के लिए हो सकती है, यानी जितने आपके जो गोल्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, आपके लिए स्पेशल होंगे, तो प्लानिंग भी उसी के मुताबिक आप करते होते हैं। तो अच्छे प्लान कौन से होते हैं? रिटर्न इन टर्म ऑफ आउटकम्स नॉट एक्शंस, यानी नताइज को मद्देनज़र रखते हुए आप ये चीज़ें सेट करते हैं, बल्कि एक्टिविटीज़ को नहीं। अगर एक्टिविटीज़ की बुनियाद पे हों तो फिर इंसान रिलैक्स कर जाता है। फोकस ऑन द एंड नॉट मीन्स, यानी हम इसके एंड को देखते हैं, ये नहीं देखते कि इसका नतीजा जो क्या निकलेगा कैसे हासिल होगा। नंबर 2 मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइबल, यानी आपकी जो गोल्स वो हों जिनको देखा जा सके, जिनको मेजर किया जा सकता है, आपको पता चले कि ये जो चीज़ हमने हासिल की है वो कितनी हासिल हो गई है। नंबर 3 क्लियर एज टू द टाइम फ्रेम, फ़कत यानी टाइम के एतबार से वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बेटा कोई प्लानिंग भी ऐसी नहीं होती जो कि टाइमिंग फैक्टर को इग्नोर करते हुए कर ली जाए, इसलिए तो कहा जाता है कि वेले दी नमाज़ां ते कवेले दियां टक्करां। चैलेंजिंग येट अटेनेबल,
आपकी जो प्लान्स हैं, बाज़ औक़ात हालात इस किस्म के चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन फिर भी काम जो हैं वो काबिल अमल होते हैं। बाज़ औक़ात अच्छे प्लान्स तो वही कहलाते हैं जो मुश्किल ज़रूर हों लेकिन अटेनेबल हों, और मुश्किलात के अंदर से रास्ता निकालना ही तो स्पेशलिटी कहलाता है, आपकी बेहतरीन स्किल कहलाता है। नंबर 5, रिटन डाउन। तमाम चीज़ों को लिख लिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ऑर्गेनाइजेशन स्टेज के ऊपर चीज़ों को लिख लेना इस चीज़ का सबूत होता है कि आपने तमाम चीज़ों पे वर्क कर लिया हुआ है और किसी का अबहाम बाकी नहीं रहता। जो पेपर की प्लानिंग होती है वो तमाम लोगों के लिए मशले राह होती है जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकते हैं। और जबकि सबसे एंड में कम्युनिकेटर टू ऑल नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। अच्छी प्लानिंग वही होती है कि जिसको अगर सेट कर लिया जाए, जिसकी तमाम चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर ली जाएं, वर्किंग पर्सोनस को तय कर लिया जाए, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एग्री अपॉन हो जाएं, तो फिर आप अपने डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होते हैं, आपके टीम मेंबर जो होते हैं, उनको ये कम्युनिकेट कर दें कि ये चीज़ें तय पा चुकी हैं और आपने ये काम इसके अंदर करने हैं। स्टेप्स इन गोल सेटिंग। जब हम गोल सेट कर रहे होते हैं तो हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ सकता है। अमूमी तौर पे जो गोल सेटिंग प्रोसेस है वो 4 से लेके 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। अगर हम इसको देखें एज अ होल एक प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के अंदर स्टेप नंबर 1 होता है गोल सेटिंग में डिटरमिन नीड्स, यानी पहले आप तयन करते हैं कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्लानिंग करनी है। नंबर 2 स्टेज पे क्रिएट स्पेसिफिक ग्रोथ गोल्स। आप ऐसे गोल सेट करते हैं जिनके अंदर इन फ्यूचर जाके आप महसूस करेंगे कि तरक्की होनी चाहिए। अमूमी तौर पे कंपनियों के इस तरह के जो गोल्स होते हैं वो फाइनेंशियल नौइयत के होते हैं, जहाँ से उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। यूजिंग बेस लाइन डेटा, यानी बेस लाइन डेटा कहाँ से मिलेगा? ये जो आपने नीड्स डिसाइड की होंगी, यहाँ से आपको ये डेटा यहाँ मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3 जो होगा इसमें, क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। डेफिनेट सी बात है, जैसे कि प्लानिंग के अंदर हमने डिसाइड भी किया था पहले और डिस्कशन हो चुकी हुई है कि सबसे पहले आपने एक अच्छी लीडरशिप का तयन करना होता है, क्योंकि लीडर्स के अंदर ये खसूसियात होती हैं कि लोगों की स्किल और पोटेंशियल के मुताबिक अपने लिए एक टीम सेलेक्ट करते हैं और अपनी ऐसी हिकमत अमली वज़ा करते हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप अपने मकासद को अटेन कर सकते हैं। नंबर 4 स्टेप जो है इसी के ऊपर, और ये एक दूसरे के रिवर्सल भी होते हैं। अगर ये स्टेप सही ना हो तो फिर इसको अमल को दोबारा से दोहराया भी जा सकता है। स्टेप 4 है मॉनिटर प्रोग्रेस, यानी जो आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई थी, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो उनकी जो प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे थ्रू ऑनगोइंग डेटा कलेक्शन, यानी जो एक्टिविटीज़ या काम हो रहे होते हैं उसका साथ साथ आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको देखते हैं क्या वो जो तमाम चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की हैं, वो हमारी फेवर में हैं या नहीं है। फेवर में का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव हो, उससे आपकी जो वर्थ है उसके अंदर इजाफा हो या आपकी मार्केट शेयर के अंदर इजाफा हो। और लास्ट स्टेप जो होता है असेस गोल अटेनमेंट, यानी ये एक एवेल्यूएशन होती है कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने बाज़ चीज़ों के जहन में, बाज़ चीज़ों के मतलब अपना एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट या एक्सपेक्टेड नताइज हमने ये सेट किए थे, लेकिन एक्चुअली जो नताइज आपको हासिल हो गए हैं क्या वो इसके ऊपर पूरा उतरते हैं इससे स्टैंडर्ड के ऊपर, या उससे बिलो रह गए हैं। और अगर वो बिलो रह गए हों तो बाज़ औक़ात फिर हमें इस तमाम के तमाम अमल को रिव्यू करके तो रिवाइज़ भी करना पड़ सकता है, यानी जहाँ जहाँ पे खामियां रह गई होती हैं उन खामियों की निशानदही करके उनको दोबारा से रीराइट किया जाता है और जो भी इसके अंदर पोटेंशियल चेंजेस होती हैं वो आप कर सकते हैं। डेवलपिंग प्लान्स, जब आपने प्लान डेवलप करने होते हैं तो फिर आपने किन किन चीज़ों को या किन किन मकासद को मद्देनज़र रखना होता है। तो ये चीज़ें हैं कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन ए मैनेजर्स प्लानिंग। जब एक मैनेजर प्लान कर रहा होता है तो इसने कुछ चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है। मैनेजर्स लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है वो लेवल देखना होगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो 3 लेवल्स पे मौजूद होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल के एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो सबसे पहले ये भी देखना होगा, क्योंकि लेवल के मुताबिक ही लोग जो हैं उस कंपनी की प्लानिंग के ऊपर या उनके गोल्स के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं।
स्ट्रेटेजिक प्लान्स एट द हायर लेवल, यह हमारी डिस्कशन पहले हो चुकी है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो टॉप लेवल पे होती है, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग जो होती है वो लोअर लेवल पे होती है। तो इसका मतलब ये हुआ लेवल इंटेंसिटी जो है वो भी एक प्लानिंग के ऊपर असरअंदाज हो सकती है कि प्लानिंग कितनी इफ़ेक्टिव है या नहीं है, प्लानिंग कितनी प्रैक्टिकल है या नहीं है। दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, यानी माहौल के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है। मसलन आजकल की ही आप इकोनॉमिक कंडीशंस को देख लें, लोग श्योर नहीं है कि बिज़नेस कब जाके खुलेंगे और उनकी वर्किंग क्या होगी, बल्कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस चीज़ को भी जो है वो उम्मीद लगा रहे हैं कि इसके जो पोस्ट क्राइसिस जो इफ़ेक्ट्स होंगे, ये कोरोना का जो बहरान हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है, इसके जो असरात होंगे वो लंबे अरसे तक चलेंगे। इनके फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स जो होंगे आने वाले 6 महीनों तक देखे जा सकते हैं। यानी स्टेबल एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक प्लान, अगर आपको पता है कि हालात इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको ख़ास जो प्लान्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है, जिसके अंदर आप अपनी जो पॉलिसीज़ को फॉलो करना है या आपकी जो एग्जीक्यूटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करके उनको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना जो है वो मुमकिन बनाया जाता है। डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जब हालात में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही होती है तो उस वक्त भी अनसर्टेनिटी होती है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब अगले स्टेप के ऊपर क्या तब्दीली हो जाएगी और क्या काम हो सकते हैं। लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स, यानी फ्यूचर के अंदर कोई अगर और लोग भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर शामिल हो जाते हैं तो फिर उनकी कमिटमेंट्स क्या हो सकती हैं, और उस वक्त प्लानिंग आपके लिए बड़ी नुकसानदेह हो जाती है कि जब प्लानिंग की स्टेज के ऊपर तो कुछ और शख्स थे जिनको ट्रेन कर लिया गया काम करने के लिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप उसके अंदर तब्दीली कर लेते हैं, उन अशखास को चेंज कर देते हैं, तो उस वक्त फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अमूमी तौर पर जो प्लानिंग की नौयत होती है, जो 1 साल तक के प्लान होते हैं उनके भी बेस फैक्टर्स और होते हैं, जो मीडियम टर्म के प्लान्स होते हैं उनके बेस फैक्टर्स और होते हैं, और इसी तरह जो लॉन्ग टर्म के होते हैं वो तो डेफिनेटली आपके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही कहलाती है। तो लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स जो हैं इसमें बुनियादी रोल इनका होता है। एक शख्स ने शुरू से काम कर रहा था, सही चल रहा था, उनकी जो वर्किंग रिलेशंस थे बाकी टीम के साथ बड़े अच्छे बने हुए थे, अगर उस बंदे को ही चेंज कर दिया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नया बंदा जब आएगा तो उसको तमाम हालात को समझने में, लेबर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ जो रिलेशन बनाने में एक टाइम लगता है, और जो वर्किंग रिलेशन होता है ना एट वर्क प्लेस, ये काम की कामयाबी के लिए बहुत अहम गर्दाना जाता है। ये 3 लेवल्स हैं जी। ये डायग्राम पहले आपने जो लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी हुई है कि प्लानिंग इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स पे प्लानिंग होती है। सबसे पहला लेवल जो है वो बोर्ड लेवल या कॉरपोरेट लेवल कहलाता है। सेकंड लेवल जो आपका मिडिल लेवल होता है इसको मैनेजरियल लेवल कहा जाता है, इसके लिए आप मिडिल लेवल का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह जो सबसे लोअर लेवल होता है इसको ऑपरेशनल लेवल कहा जाता है, इसको जूनियर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब इसके साथ साथ हमने लेवल के एतबार से इस प्लानिंग को भी क्लासीफाई कर दिया हुआ है कि अगर आपका ये लेवल जो कि कम लोग होते हैं, यानी कंपनी के बोर्ड और डायरेक्टर्स के अंदर बैठे हुए लोग या ऐसे जो डायरेक्टर की नौयत के होते हैं, तो उनकी जो प्लानिंग होती है किस नौयत की हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। कंसिडर द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब ये प्लान करेंगे तो ये सिर्फ अपना इतना हिस्सा ही कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि होल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी पिरामिड के अंदर जितना एरिया कवर होता है, जैसे इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, लेकिन चूंकि ये सिर्फ सोचने की हद तक होता है, प्लानिंग की हद तक होता है, अमूमी तौर पे इन लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ में समझने में इनके लिए मसाइल भी हो सकते हैं। जबकि मिडिल लेवल की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये ही तमाम ऑर्गेनाइजेशन का माइंड लेवल कहलाते हैं। इन लोगों के पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है और इसके अलावा तमाम चीज़ों की तकनीकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिडिल लेवल के पास ही होती है, जिसको टैक्टिकल लेवल कहा जाता है। इनकी जो प्लानिंग होती है वो मीडियम टर्म की होती है, यानी 1 साल से लेकर 3 साल तक के अरसे के लिए हो सकती है। मैनेजमेंट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, यानी आपके पास जो ज़राए इसके अंदर मौजूद होते हैं इसी को फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए। और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो बेसिकली रिसोर्सेज को यही जो है आपका लेवल जो है वो डिसाइड करता है कि किसी चीज़ के ऊपर रिसोर्सेज की कंजम्पशन किस हद तक हो सकती है।
जबकि लोअर लेवल की अगर हम बात करते हैं, ये अपनी नौइयत के अतबार से शॉर्ट टर्म होते हैं, डे टू डे प्लान्स होते हैं। बाज़ औक़ात इतनी छोटे अरसे के लिए भी प्लानिंग करना पड़ सकती है कि एक एक दिन के प्लान्स भी बनते हैं। और नंबर 2, ये डिटेल्ड भी होते हैं। लेकिन अगर ये छोटे छोटे प्लान भी हो तो इनफ डिटेल मुहैया करना जो है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन प्लानिंग, यानी अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि प्लानिंग भी कर ली और बाज़ हज़रात ऐसे हैं जब या बाज़ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं वो प्लानिंग के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो उसके साथ उसके ऊपर तनकीद भी होती है, और तनकीद हर उस वक़्त होगी जब चीज़ों को आपने जब डिज़ाइन किया था उसके कोई प्रोटोकॉल्स तय किए थे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तय किए थे, और अगर उस प्लान के मुताबिक काम नहीं होता तो डेफिनेटली आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब होने से आपके गोल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, और जब गोल डिस्टर्ब होंगे तो कंपनी फेल हो जाएगी। तो प्लानिंग को अगर आप अपनी वर्किंग शेप में नहीं लेके आते, काम को वैसे नहीं करते तो ख़राब होते, तो उसके ऊपर तनकीद हो सकती है। तो प्लानिंग के ऊपर जो तनकीद है वो किस किस्म की हो सकती है? सबसे पहले प्लानिंग में क्रिएट रिजिडिटी, यानी प्लानिंग से रिजिडिटी जो है यानी साकत हो जाती है। यानी प्लान बन गया है, पता चल गया जी ऐसे ही करना है, अगर हालात चेंज हो गए तो फिर प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले आपको डिस्कशन स्टेज पे बताया था कि प्लानिंग नॉर्मल हालात के लिए जो मॉड्यूल्स बन जाते हैं उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन हालात में अगर तब्दीली वाक़ई हो जाती है तो उसके मुताबिक ही आपको अपनी प्लानिंग के अंदर भी, अपने रिसोर्स एलोकेशन के अंदर भी तब्दीली करना पड़ सकती है और करनी चाहिए। दूसरी इसके ऊपर तनकीद क्या होती है? प्लान्स कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट। वही चीज़ आगे जो पहले स्टेज पे कहे कि पहले हमने रिजिडिटी की बात कर ली है, और दूसरी तनकीद ये होती है कि प्लान के अंदर बाज़ औक़ात इतनी अहलियत नहीं होती कि कुछ हालात को हमने प्रेडिक्ट नहीं किया होता। मसलन आज के जो हालात हमें मिल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ रुक चुकी हैं, तो अब किसी के ज़हन में इस तरह का तो ज़हन में नहीं था कि इन चीज़ों को पहले से प्लान करके रखते। तो अब जब हमारे सामने ये हालात हैं तो इनको मैनेज करने में, इनको हैंडल करने में हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। जो आम तरह के हालात होते हैं उसके अंदर ना तो आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे काम कर सकते हैं, ना अपनी फीलिंग्स की बुनियाद पे, जिसको इंट्यूशन में डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने पढ़ा था। एंड क्रिएटिविटी हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे गैर मामूली हालात का सामना हो। क्यों? क्रिएटिविटी किसी नई चीज़ को कहते हैं, तो क्रिएटिविटी फिर नई चीज़ वहीं पे हो सकती है जहाँ पे आपको चेंजिंग हालात का या डायनामिक हालात का सामना हो। तो जो सेम लाइक हालात होते हैं उसके अंदर स्टैंडिंग प्लानिंग को ही आप फॉलो करते होते हैं। प्लानिंग फोकसेस मैनेजर्स अटेंशन, यानी इसके अंदर ज़्यादा फोकस ये होता है कि सोच विचार का काम, चीज़ों को कंट्रोल करने की ड्यूटी सिर्फ मैनेजर की होती है। ऑन टूडेज़ कंपटीशन नॉट टुमारोज़ सर्वाइवल। अच्छा, अमूमी तौर पे मैनेजर के सामने वही कंडीशंस मद्देनज़र होती हैं जिसका उनको इस वक्त सामना करना पड़ रहा होता है। फ्यूचर को अगर मद्देनज़र रखें तो वो सिर्फ मैनेजर नहीं रहता बल्कि एक अच्छा लीडर होता है, या आप उसको एंटरप्रेन्योर का नाम देते हैं। हु विल बी एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो बिज़नेस का मालिक भी हो, बिज़नेस का मैनेजर भी हो, लेकिन विद द न्यू एंड लेटेस्ट आइडियाज़। उसका जो नॉलेज है टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसका अबूर है, जो उसकी स्किल है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी हो। वो चीज़ों, ओल्ड चीज़ों को, ओल्ड वर्किंग को नए सिनेरियोज के साथ हैंडल करना जानता हो। और लास्ट है फॉर्मल प्लानिंग रीइंफोर्सेस टुडेज सक्सेस विच मे लीड टू टुमारोज फेलियर। बाज़ सूरतों में आज के हालात में प्लानिंग आपको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन आने वाले हालात के अंदर अगर आप देखते हैं कि आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीलियाँ वाक़ई हो जाएं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीलियाँ वाक़ई हो जाएं, तो फिर क्या हो सकता है कि आज के जो कामयाब प्लान हैं फ्यूचर में जाके नाकाम हो जाएंगे। और बाज़ सूरतों में इसके उलट भी हो जाता है कि जो आज प्लान नाकाम हैं लेकिन फ्यूचर में जाके वो आपके लिए सही साबित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया प्लानिंग के फेज़ के ऊपर। जिस वक्त मैंने आपके सामने इस टॉपिक की आउटलाइन बयान की थी तो मैंने इनके इश्यूज़ को 5 हिस्सों में तकसीम किया था, और ये जो हमारा इशू था ये आखिरी था जो हमने डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।